नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने स्टडी परिवार में। तो आज का बिंदु आपको दिख ही रहा होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व अपन पढ़ने वाले हैं। मौलिक कर्तव्य जो इसके बाद फिर पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य। ऐसे क्रम आगे बढ़ाते हुए लेकर चलेंगे। तो आज देखे हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मौलिक अधिकार वाले जो जितना भी पोर्शन था अपन ने देखा, मौलिक अधिकार से संबंधित हर चीज मैंने आपको बताई थी। और नेक्स्ट क्लास में अपनी मौलिक अधिकार से संबंधित अंतिम जो बात हुई थी वो हुई थी अनुच्छेद 32 के बारे में। अनुच्छेद 32 के बारे में जो भी जितनी भी बातें अपन ने मौलिक अधिकार संबंध में की, एक बार कुछ चीजें यहाँ अगर आप मौलिक अधिकारों के बारे में सुनेंगे समझेंगे तभी कुछ चीजें आपको समझ में आएंगी। जैसे जैसे देखिए, मैंने जब मौलिक अधिकार पढ़ाए तो मैंने क्या बोला था आप लोगों से कि मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी होती है, नकार। प्रकृति कैसी होती है, नकारात्मक प्रकृति होती है। क्यों होती है? क्योंकि मौलिक अधिकार हमेशा अपने को किसके विरुद्ध प्राप्त होते हैं? राज्य के विरुद्ध में प्राप्त होते हैं। किसके विरुद्ध में प्राप्त होते हैं? हमेशा राज्य के विरुद्ध में प्राप्त होते हैं। दोस्तों, जब मैंने मौलिक अधिकार पढ़ाए थे तभी मैंने आपको बताया था कि कुछ अधिकार या कुछ स्वतंत्रता ऐसी होती है और जो राज्य अपने को देना नहीं चाहता। राज्य क्या होता है, कैसा होता है, इनकी चर्चा अपन ने विशेष रूप से मौलिक अधिकारों में की है। अनुच्छेद 12 मैंने आपको बताया था। कौन सा? अनुच्छेद 12। जब अनुच्छेद 12 की चर्चा चल रही थी तो कुछ विशेष मैंने आपको बातें बताई थी कि राज्य क्या होगा, कौन कौन सी संस्थाएं जो होंगी वो राज्य में सम्मिलित होंगी। इन सब चीजों के बारे में अपन ने बात कर ली थी। क्यों बता रहा हूं अनुच्छेद 12? क्योंकि यहाँ अनुच्छेद आपको 36 से 51 पढ़ने होंगे। तो आपको याद रखना है नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं कहां से कहां तक होते हैं? अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक। अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक होते हैं। देखिए आगे बात करते हैं। पहली बात तो ये कि नीति निर्देशक जो तत्व होते हैं, ठीक है दोस्तों, नीति निर्देशक जितने भी होते हैं इनको संविधान में कहां जगह दी गई? याद रखना, भाग 3 आता है मौलिक अधिकार, जो पहले पढ़ चुके हैं मौलिक अधिकार। ठीक है दोस्तों, भाग 4 आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आता है। ठीक है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को बोलते हैं DPSP, डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये होते हैं। एक्चुअली मैं आपको इसके बारे में आपको बता दूं, ये भाग 4 में होते हैं। और भाग 4 के भी कौन कौन से अनुच्छेद में होते हैं देखिएगा। भाग 4 के जो अनुच्छेद प्रयोग में किए जाते हैं वो अनुच्छेद होते हैं अनुच्छेद 35 से 51। क्या सही है? क्या मैंने सही बोला है दोस्तों? जी नहीं। 33, 34, 35 मैंने आपको पहले बता दिया है, तो 35 की जगह आपको 36 मानना है। चौथी बार ये गलत मैं खुद करके आपको बता रहा हूँ। इसका देखो रीजन होता है, जब आप 35 पढ़ते हो आपको एक अनुच्छेद और पढ़ना पड़ता है 34। जब आप 34 पढ़ते हो तो उससे पहले वाला आपको आर्टिकल पढ़ना पड़ता है 33। ठीक है, क्योंकि 32 में आप पढ़ते हो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 5 प्रकार की रीड मैंने पढ़ाई थी, और जब मैंने मौलिक अधिकार पढ़ाए थे तभी मैंने ये समस्या बता दी थी 35 और 36 वाली। तो इन समस्याओं को आपको नहीं उलझना है, मैंने फिर से आज बता दिया है। जब भी मौलिक अधिकारों की बात आए तो आपको प्रारंभ करना है 12 से। ठीक है, अंत करना है 35 पर। कहाँ अंत करना है? 35 पर अंत करना है। 36 पे अंत नहीं करना। 36 से तो फिर नया पोर्शन भाग 4 प्रारंभ होता है, और उसमें क्या आते हैं 51 तक। क्योंकि इसके आगे जब 51A आएगा वो भाग 4A आएगा। 51 जो ए आएगा वो कौन सा आएगा? भाग 4A आएगा, जो क्या कहलाते हैं? मौलिक कर्तव्य कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? मौलिक कर्तव्य।
ये कहलाते हैं मौलिक तत्व। लेकिन आपको इतनी बातें क्यों बताई जा रही हैं? सुनिएगा, आपको जब भी जैसे जैसे बिंदु आगे आगे चले ना, वैसे वैसे आपको कुछ चीजें स्पेशल रूप से पता होनी चाहिए। जैसे कौन सी चीज कौन से भाग में है। फिलहाल अपन नीति निर्देशक तत्वों पे बात कर रहे हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि नीति निर्देशक तत्वों को एक तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, और जो नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं उनका कहां से कहां तक योगदान है संविधान में। अपन ने 3 से चालू किया, पिछला जो बिंदु पढ़ा उससे अपन ने चालू किया, अंतिम बिंदु पे लाके मैंने आपको छोड़ दिया है। 3 पढ़ा मौलिक अधिकार, 4 पढ़ा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब पढ़ेंगे भाग 4। अब कौन सा पढ़ेंगे? भाग 4 मतलब डीपीएसपी। देखिए, ये कुछ इंफॉर्मेशन आपके लिए ऐसी थी जो हर बिंदु में आपको जाननी थी, कि आपको हर एक बिंदु जो भी अपन पढ़ रहे हैं उसका भाग पता होना चाहिए कि संविधान में कहां लिखा गया। बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, और जब भी अपन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करते हैं, पहली बात कहां आती है? पहली बात आती है संविधान सभा की। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बिना संविधान सभा के वर्तमान भारत की स्थिति मान लीजिए, भारत की पहली स्थिति मान लीजिए, उसकी बात ही नहीं की जा सकती। आप संविधान सभा की जब तक बात नहीं करते तब तक आप इन पहलुओं को नहीं समझ पाओगे। बात क्या थी? एक तो इनका योगदान मूल संविधान में है। किसमें है? मूल संविधान में है। संविधान सभा ने क्या किया? संविधान सभा में वाद विवाद हुआ तो बात आई भाग 4 की, कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है ना, क्या इनको अनिवार्य रूप दिया जाए? क्या इनको अनिवार्य रूप दिया जाए? क्या इनको अस्थायी रूप दिया जाए, या राज्य की इच्छा पे छोड़ा जाए? या किस पे छोड़ा जाए? राज्य की इच्छा पे छोड़ा जाए। लेकिन वर्तमान, अब आपको मैं रिजल्ट नहीं बताऊंगा कि क्या हुआ, लेकिन आप खुद मेजर कर सकते हैं। कैसे मेजर करेंगे? देखिएगा, मैं जो 2 लाइनें लिख रहा हूं उसके बाद आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पहली बात, इनकी प्रकृति होती है सकारात्मक। इनकी प्रकृति कैसी होती है? सकारात्मक। संविधान सभा ने क्या कहा कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होंगे इनकी प्रकृति होती है सकारात्मक, और सकारात्मक प्रकृति के साथ, सकारात्मक प्रकृति के साथ, ये सकारात्मक प्रकृति के, इसके साथ ही ये सकारात्मक प्रकृति के मौलिक अधिकार कहलाते हैं। मौलिक अधिकार, क्योंकि मौलिक अधिकारों की जब बात आई थी तब पता है आपको कि मौलिक अधिकारों की प्रकृति क्या होती है? नकारात्मक होती है। क्यों? क्योंकि राज्य के विरुद्ध में प्राप्त होते हैं। और आपको बार बार एक शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूं, वो शब्द है राज्य। शब्द कौन सा है दोस्तों? राज्य। ठीक है, ढिंढोरा नहीं पीटूंगा बार बार एक ही शब्द के लिए मैं, लेकिन आपको कुछ चीजें ऐसी पता होनी चाहिए। राज्य क्या होते हैं? ठीक है, एक तो राज्य क्या होता है, मैंने विशेष रूप से आप सब लोगों को बता रखा है राज्य क्या होते हैं। राज्य को पहचानना कैसे है कि कौन राज्य है या कौन राज्य नहीं है। राज्य को कैसे पहचाना जाता है कि कौन राज्य है या राज्य नहीं है। अब राज्य को पहचानने में आपको मैंने बताया था, क्यों मैं यहाँ राज्य को पहचानने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं मौलिक अधिकारों की बात करता हूँ तो राज्य के विरोध में बात कर लेता हूँ। जब मैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात कर रहा हूँ तो मैं राज्य के पक्ष में बात कर रहा हूँ। ऐसा क्यों? आप बोलोगे सर ये विधि हमें कुछ समझ में नहीं आई। चलो इस विधि को समझते हैं कि ये विधि क्या कहनी चाह रही है आपसे। ठीक है, इस विधि को अपन समझते हैं। इस विधि को समझते हुए एक चीज देखते हैं कि सकारात्मक प्रकृति क्यों है, इनकी प्रकृति सकारात्मक क्यों है, और जो प्रकृति इनकी सकारात्मक है उनका क्या क्या अर्थ है और क्या सीन है। देखिएगा, बात है एक बिंदु की केवल सकारात्मक है, नकारात्मक की कोई बात ही नहीं है। देखिए, एक तो ये हमेशा राज्य को प्राप्त होते हैं। किसको प्राप्त होते हैं? राज्य को प्राप्त होते हैं। किसको प्राप्त होते हैं? ये हमेशा और हमेशा किसको प्राप्त होते हैं? ये हमेशा और हमेशा राज्यों को प्राप्त होते हैं दोस्तों। ठीक है, अब राज्य को प्राप्त होते हैं। अब राज्य को प्राप्त होते हैं, राज्य को प्राप्त होने से क्या मतलब है? मतलब राज्य कोई भी विधि
कोई भी कानून का निर्माण करेगा तो किन बिंदुओं को याद रखेगा जो अनुच्छेद 36 से 51 में निहित है। आपको हमेशा आर्टिकल याद करने में मुश्किल होती होगी, मुझे पता है। जब हम आर्टिकल्स की पढ़ाई किया करते, जब हम प्रारंभ किया था हमने पॉलिटिकल साइंस से राजनीति विज्ञान को पढ़ने का, संविधान को पढ़ने का, तो ये समस्याएं हमारे सामने भी आई थी। हमने इनका निचोड़ कैसे निकाला? हमने प्रयत्न ये किया कि किस तरीके से आर्टिकल को एक साइंस की तरह निकाला जाए, किस तरीके से उसको एक साइंस की भाषा में समझा जाए और उसको व्यवहार में बनाया जाए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ढाला जाए, वर्तमान राजनीति पर ढाला जाए, ताकि चीजें याद हो। और आपको मैं बता दूं, केवल एक राजनीति विज्ञान ही नहीं, अपितु एक विद्यार्थी होने के नाते, एक जागरूक व्यक्ति होने के या नागरिक होने के नाते आपका एक कर्तव्य बनता है कि देश के सभी परिघटनाओं का आपको पता हो। मेरा कहने का यह मतलब है कि आप हमेशा करंट न्यूज से जुड़े रहें, आपकी हर एक सब्जेक्ट के लिए आवश्यक है। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं स्पेशल रूप से, ठीक है, अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो न्यूज़पेपर का तो आप एक अपने आप की एक विधि बना लीजिए कि हमने हर सुबह इसको पढ़ना है, हर मॉर्निंग में आपने को पढ़ना है और फिर बाद में क्लास अटेंड करनी है। अच्छा लगेगा, धीरे धीरे आपका व्यवहार ऐसा हो जाएगा पढ़े लिखो जैसा, क्योंकि पढ़ना लिखना अलग बात है, पढ़े लिखो जैसा व्यवहार करना अलग बात होती है। क्या होता है कि कुछ चीजें आपको तब समझ में आती है जब आप उनके उस चीज या उस लाइन या उस शब्द के व्यवहार में जाते हो कि इस शब्द को अपन अगर आम जनजीवन में प्रयोग करें तो किस प्रकार से होगा। जैसे मैंने बोला, राज्य को प्राप्त होते हैं, इसलिए प्रकृति क्या होती है? सकारात्मक होती है। प्रकृति इसी वजह से क्या होती है? इसकी सकारात्मक होती है। मतलब राज्य हमेशा कानून का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? कानून बनाएगा या विधि बोल दीजिए। इनका निर्माण जब करेगा तो किसको ध्यान में रखेगा? डीपीएसपी को ध्यान में रखेगा। और आपके एक सवाल मन में और आ रहा होगा, क्या भारतीय संविधान में ये पहले से थी? बिल्कुल, मूल संविधान में ये थी और ये आयरलैंड से ली गई, आयरलैंड से ली गई। लेकिन कुछ बातें ऐसी है ना जो आपको, अब ये बातें तो आपको पहले से पता होगी। अब स्टडी परिवार में जुड़ने का मतलब पता क्या है? कुछ चीजें आपको ऐसी बताई जाएंगी जिनको आपको यूं लगे कि वाकई में अब स्टडी परिवार आपके लिए कुछ मेहनत कर रहा है। आपको जो चीज मैं आज बताने जा रहा हूँ वो बहुत कम सुनने को मिलती है, वो चीज सुनिएगा। आयरलैंड से तो बिल्कुल लिया गया, लेकिन उस 1935 के भारत शासन अधिनियम में भी डीपीएसपी थे। किसमें थे? 1935 के अधिनियम। तो मैं ये बोल सकता हूं क्या कि 1935 के अधिनियम में डीपीएसपी थे जरूर, लेकिन इनका नाम अलग था। इनको बोला जाता था निर्देशों के उपकरण। इनको क्या बोला जाता था? निर्देशों के उपकरण। 1935 के भारत शासन अधिनियम में, ये 1935 का अधिनियम कौन सा था? भारत शासन अधिनियम। 1935 के भारत शासन अधिनियम में डीपीएसपी नाम से नहीं थे, राज्य के नीति निर्देश तत्वों के नाम से ये नहीं थे। इनको किस नाम से जोड़ा गया था? निर्देशों के उपकरण के नाम से इनको जोड़ा गया था। ठीक है, आयरलैंड से अपन ने लिए, लेकिन जब भारतीय संविधान में इनको जोड़ा गया तो किस नाम से जोड़ा गया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कि राज्य नीति निर्माण करने से पहले जिन तत्वों का ध्यान रखेगा वही क्या कहलाएंगे? राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहलाएंगे। ठीक है, तो अब चालू करते हैं रियल डीपीएसपी। ये तो हो गई फंडामेंटल डिटेल्स आपके सामने कि नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, प्रकृति क्या होती है, ये राज्य के पक्ष में प्राप्त होते हैं, इसीलिए इनकी प्रकृति क्या होती है? सकारात्मक होती है। राज्य विधि निर्माण करते समय इनमें अनुच्छेद 36 से 51 तक जितने भी प्रावधान दे रखे हैं उनको ध्यान में रखते हुए कार्य करता है। राज्य के नीति के निर्माण में इनका प्रयोग किया जाता है। लेकिन संविधान सभा की मैंने अब तक आपको एक बात नहीं बताई। जब मौलिक अधिकारों की बात आई और नीति निर्देशक तत्वों की बात आई तो ये फैसला किया संविधान सभा ने कि नीति निर्देशक तत्व थोपे नहीं जाएंगे।
नीति निर्देशक तत्व क्या नहीं जाएंगे, किसी भी राज्य पे थोपे नहीं जाएंगे। उस राज्य की परिस्थिति, उस राज्य की इकोनॉमिकल स्थिति, उस राज्य की राजकीय व्यवस्था किस प्रकार से है, कितनी मजबूत है, इन बिंदुओं पे छोड़ दिया गया। आ रही है मेरी बात समझ में? इन बिंदुओं पे छोड़ दिया गया। तो क्या कहा गया कि नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकारों की तरह थोपे नहीं जाएंगे, क्योंकि मौलिक अधिकार चार्ज है, राज्य को मजबूर किया गया है मौलिक अधिकार देने के लिए। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों में क्या कहा गया है कि राज्य इनका प्रयोग अपनी सुविधाओं के अनुसार कर सकता है। ठीक है, देखिए संविधान में मैंने आपको पहले बताया, कानून का बनाना अलग चीज होता है, संविधान अलग चीज होता है। संविधान के आधार पर कानून बनाए जाते हैं, संविधान के आदर्शों का पालन किया जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, अनुच्छेद 12 की अपन ने चर्चा की थी, अभी 36 की चर्चा करने वाले हैं, तो उदाहरण भी ये अपना हो जाएगा और आर्टिकल भी हो जाएगा। बात कर रहे हैं अनुच्छेद 36 की। शुरू करते हैं पहला डीपीएस की। किसको परिभाषित करता है? ये भी परिभाषित करता है राज्य शब्द को, राज्य शब्द को परिभाषित करता है। किसको परिभाषित करता है? राज्य शब्द को परिभाषित करता है। अब आप ये बोलोगे वाह सर, कभी तो अनुच्छेद 12 बताते हो, कभी अनुच्छेद 36 बताते हो, चाहते क्या हो एक अनुच्छेद बता दो। पहले ये कि याद नहीं होता। पहले एक चीज बताऊं आप लोगों को दोस्तों, कई बार क्या होता है कि एक एक चीज को दो बार दोहराया जाता है। देखो, राज्य शब्द को परिभाषित करने के लिए आपको अनुच्छेद 12 भी बताया गया है, जो कि कहां पढ़ा जाता है? मौलिक अधिकार में पढ़ा जाता है। राज्य शब्द को परिभाषित करने के लिए आपको अनुच्छेद 36 भी बताया गया है। कौन सा बताया गया है? अनुच्छेद 36 भी आपको बताया गया है। ठीक है, आई मेरी बात समझ में? अब 36 में क्या है? राज्य शब्द को जरूर परिभाषित किया गया है, लेकिन अनुच्छेद 36 ये कहता है कि राज्य शब्द की वही परिभाषा होगी। अनुच्छेद 36 क्या कहता है? देखिएगा, अनुच्छेद 36 रियल बात अब लिख रहा हूं कि राज्य शब्द की वही परिभाषा होगी जो भाग 3 के अनुच्छेद 12 में निहित है। अनुच्छेद 12 में क्या है? निहित है। अनुच्छेद 12 में निहित है कि अनुच्छेद 36 के अनुसार राज्य शब्द की वही परिभाषा होगी जो अनुच्छेद 12 में निहित है। कुल मिला के बात यह है कि राज्य शब्द की परिभाषा में वे सब आएंगे जो कि अनुच्छेद 12 में दिए गए हैं। आ रही मेरी बात समझ में? कि अनुच्छेद 12 में वे सभी आएंगे, सॉरी अनुच्छेद 36 में वे सभी आएंगे जिसका उल्लेख अनुच्छेद 12 में किया गया है। ठीक है, फिर से बात कर रहे हैं। सभी सरकारी संस्थाएं, सभी सरकारी संस्थाएं प्लस सरकारी विभाग, सरकार से अनुदान प्राप्त संस्था। ठीक है, और वे सभी संस्थाएं आएंगी, और वे सभी संस्थाएं आएंगी जिन्होंने किसी न किसी तरह से सरकार से सहायता प्राप्त की है। जब मैंने आपको अनुच्छेद 12 बताया था तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि दोस्तों एक चीज याद रखना। आपके एक स्कूल का मैंने उदाहरण भी दिया था कि वो स्कूल चालू करने के लिए क्या किया गया था, स्कूल को बनाने के लिए क्या किया गया था। जब उस स्कूल के लिए जमीन खरीदी गई तो किस नाम से खरीदी गई? शिक्षा के आधार पर। क्या कहा गया गवर्नमेंट से कि हम शिक्षा क्षेत्र में नया कार्य करना चाहते हैं, नया कार्य करने के लिए हमें जगह की आवश्यकता है और हम जगह लेना चाहते हैं लेकिन रियायती दामों में। सरकार ने उनको छूट प्रदान की, जो एग्रीमेंट वगैरह होते हैं उनमें छूट प्रदान की और जमीन को किफायती दामों में दी गई। जब उस विद्यालय पे केस लगाया गया तो विद्यालय ने क्या कहा? हम तो राज्य शब्द में आते ही नहीं है। पता है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? आप भी राज्य शब्द में आते हो, क्योंकि जब आपने विद्यालय के लिए भूमि खरीदी तब आपका सहयोग किसने दिया था? सरकार ने आपका सहयोग किया था। और सरकार का सहयोग आने का मतलब ही क्या हो गया?
आप किस में आते हो? आप राज्य शब्द की परिभाषा में आते हैं दोस्तों। आप किस में आते हैं? आप राज्य शब्द की परिभाषा में आते हैं। और जब आप राज्य शब्द की परिभाषा में आते हैं तो आपको वो सारे नियम मानने होंगे जो राज्य शब्द के लिए उचित हैं। जो किसके लिए उचित होंगे दोस्तों? राज्य शब्द के लिए उचित होंगे दोस्तों। ठीक है, तो अनुच्छेद 36 में क्या उल्लेख है? अनुच्छेद 36 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। क्या कहता है कि राज्य शब्द में वही आएंगे जो भाग 3 के अनुच्छेद 12 में दिए गए हैं। किसमें दिए गए हैं? भाग 3 में 12 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 36 देखते हैं। अभी मैंने आपको बता दिया था कि अनुच्छेद 37 में क्या है कि डीपीएसपी जो है वो वाद योग्य नहीं होंगे। वाद योग्य नहीं होंगे कि राज्य के नीति निर्देशन जो होंगे तत्व होंगे वो वाद योग्य नहीं होंगे। अभी जब क्लास का प्रारंभ किया गया था मैंने आपको क्या बताया कि संविधान सभा में क्या बहस हुई? संविधान सभा में यही बहस हुई कि इनको राज्य की इच्छा पर छोड़ दिया जाए, राज्यों की व्यवस्थाओं पर छोड़ दिया जाए, जैसे ही राज्य की व्यवस्था सही प्रकार से हो राज्य इनके आधार पर विधि निर्माण का कार्य प्रारंभ कर सके। राज्य क्या कर सके? विधि निर्माण का कार्य प्रारंभ कर सके। ठीक है दोस्तों, विधि निर्माण का कार्य प्रारंभ कर सके। लेकिन अगर आपका डीपीएसपी वाले अधिकार आपको नहीं दिए गए हैं, अगर आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के जो अधिकार हैं वो नहीं दिए गए हैं तो आप न्यायालय में इसको चुनौती नहीं दे सकते, क्योंकि स्पेशल रूप से लिखा हुआ है। क्या स्पेशल रूप से क्या लिखा हुआ गया है कि डीपीएसपी किस योग्य नहीं है? वाद योग्य नहीं है दोस्तों। देखिए अनुच्छेद 37 में अपन ने क्या देखा कि डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो होंगे वो क्या नहीं होंगे? वाद योग्य नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? वाद योग्य नहीं होंगे दोस्तों। ठीक है, वाद योग्य नहीं होंगे। अब आगे देख रहे हैं अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 इसमें क्या उल्लेख है कि राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा, राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे न्याय उचित न्याय प्राप्त हो सके। उचित न्याय प्राप्त हो सके। पर इसके तहत 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है दोस्तों। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। आपको पता है, आपको पता होगा कि एक जगह और ऐसी आई थी जब इन तीनों न्याय का उल्लेख था, वो था प्रस्तावना में। वो क्या था? प्रस्तावना। कि प्रस्तावना में भी हम तीनों प्रकार के न्याय पढ़ चुके हैं। संविधान सभा जब संविधान सभा के बाद जिन बिंदु पर चर्चा हुई उसमें मैंने आपको प्रस्तावना नामक का बिंदु पढ़ाया था। उसमें मैंने क्या बताया था कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय का उल्लेख है संविधान में। इसके बारे में अपन ने चर्चा भी की थी। ठीक है, विशिष्ट रूप से अपन ने इसके बारे में चर्चा की थी। अब एक चीज बताओ, आपको ऐसे ही तो पूछेगा कि प्रस्तावना के अलावा तीनों प्रकार के न्याय का उल्लेख कहाँ है, या बोलेगा कि प्रस्तावना के अलावा राजनीतिक न्याय का उल्लेख कहाँ किया गया है, या आपको बोल देगा, या आपको वो कह देगा कि डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अलावा ठीक है न्याय का उल्लेख कहाँ है? तो कहाँ है न्याय का उल्लेख? प्रस्तावना में न्याय का उल्लेख किया गया है दोस्तों। ठीक है, अब देखो अनुच्छेद 39 क्या कहता है कि राज्य कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखेगा, कुछ बातों का ध्यान रखते हुए कानून का निर्माण करेगा। मतलब नीति निर्माण हेतु आवश्यक बातें, नीति निर्माण हेतु आवश्यक बातों का उल्लेख है। आवश्यक बातों का उल्लेख है। देखो मेरे अनुसार, अब आपको इसके 39 के अंदर जाने की मेरे अनुसार तो कोई आवश्यकता आपको है नहीं, क्योंकि देखिए अपन बात कर रहे हैं एसएससी जीडी से रिगार्डिंग।
एसएससी जीडी के रिगार्डिंग आपको वो 6 बातें पता नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि देखिए क्या होता है कि एक आधार होता है हर चीज को पढ़ने का। अपन किसी चीज की स्टडी करते हैं तो एक लेवल के अनुसार करते हैं कि कितनी अपने को पढ़ाई करनी है और किस हिसाब से अपने को पढ़ाई करनी है। अगर अपन डीपीएसपी को आज आधारों के अनुसार नहीं पढ़ेंगे, आज उसके एसएससी के आधार पर नहीं पढ़ेंगे, तो फिर आप में कोई वो पेपर देने में आपको कहीं ना कहीं समस्याओं को उत्पन्न होगी। क्यों होगी? क्योंकि देखिए आपको एक सब्जेक्ट तो पढ़नी नहीं होती है और ना अपने को ये पता है कि पेपर में क्या आता है, लेकिन अपने को ये जरूर पता है कि पेपर में कहां तक पूछा जा सकता है, कि पेपर में कहां तक पूछा जा सकता है। तो ठीक है, तो याद रखना 39 क्या कहता है कि नीति निर्देशक तत्व हेतु आवश्यक बातों का उल्लेख है। ये बातें कौन सी होंगी जिनको कौन ध्यान रखेगा? राज्य कानून बनाते समय ध्यान में रखेगा। राज्य क्या बनाते समय इन बातों का ध्यान में रखेगा? कानून बनाते समय इन बातों को ध्यान में रखेगा, जो 39 में की गई है। अनुच्छेद 40 की बात करते हैं। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया गया। ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 40 में किसका उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, ग्राम पंचायतों में उल्लेख कैसे? जैसे आपने जब स्थानीय स्वशासन पढ़ा होगा तो आपको कुछ चीजें पता होती है। आपको कुछ चीजें पता होती है कि ग्राम पंचायतों की स्थापना से संबंधित, ऐसे ही आप अनुच्छेद 40 को और क्या भी कह सकते हो? गांधीवादी अनुच्छेद भी कह सकते हो। कौन सा अनुच्छेद भी कह सकते हो आप इसको? गांधीवादी अनुच्छेद भी आप कह सकते हो। गांधीवादी अनुच्छेद भी कह सकते हो। वैसे तो मैं आपको बताऊंगा इनमें से गांधीवादी अनुच्छेद कौन सा है, ठीक है? इन सभी बातों पे अपन चर्चा करेंगे दोस्तों, लेकिन उसके पहले मैंने आपको बताया 39 बताया, 38 बताया, 37 बताया, 36 बताया और 36 बताया, 35 तो उसमें आ जाएगा ना, मौलिक अधिकारों में आ जाएगा। आज अपन इतना ही देखेंगे। 41 से लेके 52 तक के भाग की चर्चा अपन कल करेंगे। उसमें अपन देखेंगे कि राज्य किस प्रकार की व्यवस्थाएं करेगा नागरिकों के लिए और किस प्रकार की व्यवस्था वो व्यक्तियों के लिए करेगा, और जो व्यवस्था की जाएगी उस व्यवस्था में किन किन चीजों को ध्यान में रखा जाएगा। और 39 को आप थोड़ा सा कि विशेष रूप से और ध्यान रखें कि अनुच्छेद 39 में कितनी बातों का उल्लेख है। ये केवल इतना याद रख लें आप, तो 6 बातों का उल्लेख है कि राज्य कानून बनाते समय उन 6 बातों को ध्यान में रखेगा। दोस्तों, आई मेरी बात समझ में कि राज्य कानून बनाते समय उन 6 बातों को ध्यान में रखेगा। लेकिन मैंने आपको इतना भी बता दिया कि एसएससी जीडी के रिगार्डिंग आपको वो 6 बातें पता रखना मेरे अनुसार तो कोई आवश्यक है नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आज अनुच्छेद 40 तक अपन ने देखा। अपन ने नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति देखी। फिर से बता देता हूँ इसकी प्रकृति कैसी होती है। इसकी प्रकृति होती है सकारात्मक। प्रकृति कैसी होती है दोस्तों? प्रकृति सकारात्मक होती है। क्यों होती है? क्योंकि यह राज्य के पक्ष में प्राप्त होते हैं। किसके पक्ष में प्राप्त होते हैं? राज्य के पक्ष में प्राप्त होते हैं। इसीलिए इनकी प्रकृति कैसी होती है? इसीलिए इनकी प्रकृति होती है सकारात्मक। आज अपन ने जो डिटेलिंग देखी उसके बारे में एक आधार आप पता रखना। मुख्य बातें, एक तो नीति निर्देशक तत्व जिनको डीपीएसपी कहते हैं, इनका संविधान में उल्लेख कहां से कहां तक है? भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों को कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। ये याद रखना है। नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति कैसी होती है? नीति निर्देशक तत्वों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सकारात्मक प्रकृति के मौलिक अधिकारों के नाम से जाना जाता है। नीति निर्देशक तत्व कभी भी वाद योग्य नहीं होते। और फिर से एक बात और बता दूं, कहीं अगर आपको ये लिखा हुआ मिल जाए ना, वाद योग्य नहीं होते, वाद योग्य नहीं होते। एक बात विशेष रूप से याद रखना, मैंने आपको अनुच्छेद 32 बताया था। यहां थोड़ी बहुत बात मैं मौलिक अधिकारों की करना चाहूंगा। अनुच्छेद 32 क्या कह रहा था कि 5 प्रकार की रिट, कौन? भारत का सुप्रीम कोर्ट
कितने प्रकार के रिट? 5 प्रकार के रिट जो थे वो भारत का सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए लागू कर रहा था कि अगर राज्य मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है या किसी व्यक्ति को मौलिक अधिकार नहीं देता है, ठीक है, तो उसके विरुद्ध 5 प्रकार के जो रिट जारी करेगा वो सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो बताओ अपने संवैधानिक जो प्रावधान थे या जो संवैधानिक अधिकार थे उनका संरक्षण हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, कानून हमेशा एक तो कहीं सीमा रेखाओं से बंधा हुआ जरूर होता है कहीं ना कहीं, लेकिन कानून की जड़ें बहुत मजबूत होते हैं। अगर आपको कानून को समझना है ना, तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य से समझना होगा कि अगर ऐसा कानून आपके घर में लागू कर दिया जाए तो इसका कार्य क्षेत्र कहां से कहां तक होगा। अपन नीति निर्देश तत्व जब पूरा करेंगे डीपीएसपी को, तो मैं बताऊंगा कि इसका कार्य क्षेत्र कहां होता है, कैसा होता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना 5 प्रकार की जो रिट जारी होती है ना, लेकिन जब डीपीएसपी की बात आती है तो क्या कह रहा है, वाद योग्य नहीं होता। और जब डीपीएसपी वाद योग्य नहीं होती तो इसका मतलब ही क्या है कि इनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। कहां चुनौती नहीं दी जा सकती? न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है दोस्तों। ठीक है, मेरी बात आई बात समझ में? क्यों नहीं दी जा सकती? क्योंकि ये राज्य की इच्छा पर छोड़े गए हैं। किसकी इच्छा पर छोड़े गए हैं? राज्य की इच्छा पर छोड़े गए हैं। इच्छा राज्य की कैसे, कि राज्य की स्थिति कैसी है, ठीक है। स्थिति में हर प्रकार की स्थिति आती है, जनसंख्या की स्थिति, गरीबी का मान लीजिए आप, उसकी जीडीपी का मान लीजिए, राजनीतिक व्यवस्थाओं का मान लीजिए। अरे राज्य सक्षम ही नहीं है किसी को कुछ चीज देने के लिए, तो आप उसमें थोप सकते हो क्या? राज्य की ऐसी स्थिति नहीं है कि वो कानून इसका निर्माण इस प्रकार से कर सके कि सबको आर्थिक सहायता बराबर रूप से दी जा सकती है। जब कानून इसके बारे में सक्षम नहीं है तो कैसे हो सकता है? ये पॉसिबल ही नहीं। इसीलिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमेशा किसकी तरफ इनका ढलान है? राज्य की तरफ है। राज्यों की इच्छा पे छोड़े गए हैं। जैसे आपको मैं बताऊं, जब राजस्थान में निःशुल्क दवा वितरण कार्यक्रम चलाया गया था तो अशोक गहलोत जी ने क्या कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की पालना करते हुए हम क्या कर रहे हैं? दवा वितरण मुफ्त कर रहे हैं। कि राज्य सरकार के खुद के दवा वितरण केंद्र खोले जाएंगे जिनमें कुछ दवाएं ऐसी होंगी जो निःशुल्क मिलेगी, व कुछ दवाएं ऐसी होंगी जिनको सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, या कुछ दवाएं ऐसी होंगी जिन पर पूर्णतः राजस्थान में पाबंद लगाया जाएगा। ऐसे उदाहरण आप याद रखेंगे तो आपको हर बिंदु कानून का समझ में आने लग जाएगा, संविधान का समझ में आने लग जाएगा। तो नीति निर्देश तत्वों का 50% पोर्शन अपन ने पूरा किया है। आगे के जो आर्टिकल्स बचे हुए हैं उनकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए आपके इस भाई को आप आज्ञा दीजिए। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर से जरूर करें, और शेयर तो करना ही है, क्योंकि शेयर करने से हमें जो मोटिवेशन मिलता है वही हमारे आने वाले कल की ताकत के रूप में हमारा एक कार्य होता है। कि हमें मोटिवेशन कैसे मिलेगा? जब आप चीजों को शेयर करते हो, जब आप चीजों को लाइक करते हो, तब हमें जाके कुछ नया सीखने को मिलता है कि हाँ, अपने स्टडी परिवार कुछ अच्छा कर रहा है। अपने स्टडी परिवार की तरफ से राजनीति विज्ञान में आज के लिए आज्ञा चाहता हूँ। कल फिर से मिलेंगे नई क्लास के साथ, इसी बिंदु को अंत करेंगे। जय हिंद,